हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि रिस्क तो है, रिस्क तो आपको हर चीज में मिलेगी, पर रिस्क के साथ साथ में जो इसका रिटर्न है वो एक स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा है कि जिसमें आपको एक तरह से फिक्स है, आपको पहले से पता रहेगा कि इसमें क्या रिटर्न है, कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितने टाइम के लिए रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो ये रिस्क तो सभी चीज़ों में, आप चाहे सेविंग्स अकाउंट में आप रखते हो या करंट अकाउंट में रखते हो, किसी भी तरह का अगर एफडी करवाते हो, रिस्क चीज़ें होती है, पर मैटर करता है कि वो किस तरह का रिस्क है। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बॉन्ड। बॉन्ड आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि बॉन्ड होता है, बॉन्ड हम खरीद सकते हैं, बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बॉन्ड के बारे में पता नहीं होता है कि हम कहाँ से खरीदें, ये एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, और इससे अगर परचेस करना है तो इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में नहीं पता होता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं, एक्चुअली में बॉन्ड्स होता क्या है। अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ मैं कि बॉन्ड्स होता क्या है, और अगर बॉन्ड्स होता है, अगर ये समझ में आ जाता है तो बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं, क्या इससे हम जब चाहे खरीद सकते हैं, क्या अगर खरीद लिया तो क्या हमें उतने टाइम तक रखना है, कंपलसरी है क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉन्ड्स, अगर हम समझें कि बॉन्ड मतलब क्या। बॉन्ड का बेसिक चीज़ें समझना है कि बॉन्ड का जो इशूअर होता है, जो इसको बॉन्ड को इशू लाता है, सबसे पहली बात कि जो इसको इशू लाता है वो कोई या तो गवर्नमेंट बॉडी होगी या फिर कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि आरबीआई है, लोकल स्टेट होते हैं, ये सब भी लाते हैं बॉन्ड के लिए। तो बॉन्ड ऐसे समझना है कि सपोज कि आरबीआई को है जो पैसे की फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है, देखो गवर्नमेंट को भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, आरबीआई हो गया या लोकल गवर्नमेंट है उसको फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो क्या करेंगे, एक बॉन्ड इशू लाएंगे। बॉन्ड इशू में क्या होता है कि पब्लिक जो है, चाहे वो कोई भी, आप इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो या किसी तरह का कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी इन्वेस्टर हो, आप चाहें तो आप बॉन्ड को खरीद सकते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आपने क्या है कि पैसे दिए, किसको दिए, जो भी इशूअर है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो या कॉर्पोरेट हो या कोई भी हो, आपने उनको पैसे दिए। तो बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको एक रिटर्न मिलना चाहिए कि आप फ्री में तो पैसे दिए नहीं है। तो जब भी ये बॉन्ड का अलग से क्या है, बॉन्ड अलग क्या है, बाकी चीजों में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बॉन्ड में जो अलग है वो डिफरेंट है, वो ये है कि आप जब बॉन्ड इशू करते हैं तो पहले से आपको पता होता है कि ये जो हमने इशू किया है, मतलब जो हमने परचेस किया है बॉन्ड को, इसमें कितने % का रिटर्न मिलेगा। जैसे कि एफडी में होता है। अब एफडी और इसमें फर्क है। एफडी में भी होता है कि आपको पहले से पता होता है कि फिक्स डिपॉजिट किया है तो हमें इतने टाइम के लिए हमने एफडी करवाया है और इतने % के लिए, इतने % के बेसिस पे हमने एफडी लिया है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है, इसमें भी टाइम होता है और इसमें भी परसेंटेज फिक्स होता है, पर आप इसको चाहें तो आप उतने टाइम के लिए रखें, आप चाहें तो आप बेच भी सकते हैं। एफडी को बेच नहीं सकते, उसमें आप बेच सकते हैं। तो ये एफडी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बॉन्ड की बात करते हैं। तो बॉन्ड का होता है कि जो इशूअर होता है, जो बॉन्ड को लाया है, इशू लाया है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो या किसी तरह का भी हो, कॉर्पोरेट हो, तो वो क्या करेगी, पहले से आपको बता देगी कि कितने % का आपको रिटर्न मिलेगा, कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। वो पहले से रिटर्न आपको फिक्स रहेगा कि इतने % का रिटर्न तो आपको मिलेगा। अच्छा, सपोज कि अगर वो बोलती है कि 7% का रिटर्न है, 9% का रिटर्न है, 10% का, वो किसी तरह का रिटर्न इसी तरह का रहता है, 7%, 5%, 10%, 20%, 20% तो नहीं होता है जनरली, पर हाँ ये एक रेंज समझ लें कि इस रेंज का, सपोज कि आपको 10% या 7% का रिटर्न दे रही है। तो आप जब अगर सपोज 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो हर साल 7% जो होता है ना, वो पूरे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं होता है। ये आपको हर साल उतने उतने % का आपको मिलता जाएगा। तो बॉन्ड भी ना बहुत बहुत अलग तरीके के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। एक बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बताई जाती है, उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। तो वो कैसे होता है, तो आगे हम लोग उसको बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमने बॉन्ड को लिया है, अगर लेना है, तो सबसे पहले लेना है तो कहाँ से लेना है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। एनएससी बीएससी के साइट से ले सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। आप लोग सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, आपके पास डीमेट होता होगा, डीमेट में आप लॉगिन करते होंगे, आपको जो भी शेयर्स हो वो शेयर सारे दिखते हैं, जो भी शेयर्स को आपको खरीदना है, बेचना है, वो सारी चीज़ दिखती है। उसी तरह से बॉन्ड भी दिखता है। जब भी ये बॉन्ड इश्यू आती है, हमेशा ये ओपन नहीं होता है, मतलब इशू नहीं लाती है। जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है या जब कॉर्पोरेट को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बॉन्ड इशू लाती है। एक ड्यूरेशन होता है, जैसे आईपीओ आता है उस तरीके से ये आता है कि इतने टाइम के लिए है, आप उसको परचेज कर सकते हो। अच्छा, उसमें पहले से लिखा हुआ होता है कि ये बॉन्ड कितने टाइम के लिए इशू आया है,
कितने परसेंट में आपको ये देगा रिटर्न, जो रिटर्न वैल्यू है। अच्छा, इसको रिटर्न का भी एक अलग नाम है, जैसे इंटरेस्ट रेट जो हम क्या बात करते हैं ना, इंटरेस्ट रेट इसमें नहीं कहते, इसमें बोला जाता है कूपन रेट। इसमें कूपन रेट होता है, तो आपको बताया जाता है कि कौन सा बॉन्ड का कूपन रेट अभी क्या है। तो ये कूपन रेट कैसे होता है, कूपन रेट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। तो आपको पहले से पता है कि ये जो बॉन्ड है ये इतने साल के लिए है, और इसका जो कूपन रेट है यानी कि इंटरेस्ट रेट है वो इतने परसेंट का है। तो आपको सपोज कि अगर 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और 7% के हिसाब से दे रहा है, तो हर साल आपको 7,000 रुपये रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें पहले से आपको एक चीज पता रहेगा, वो क्या रहेगा, मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट आपको पहले से पता रहेगा कितने साल तक ये रहेगा, कितने साल के बाद जैसे वो खत्म हो जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने पेमेंट किया था, वो पेमेंट के साथ में जितना इंटरेस्ट बन रहा है वहाँ पे, वो इंटरेस्ट आपको वापस कर दी जाएगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वापस आपको मिल जाएगा। सेम चीजें हैं जैसे हम बाकी चीजें करते हैं, उसी तरीके से ये भी इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें कुछ डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या है, कैसे होता है, क्योंकि देखो एक चीज आप समझना पड़ेगा आपको कि हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ आपको जैसे जमीन में इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ ये एक चीज नहीं होता है। देखो, अपने इन्वेस्टमेंट को, सही इन्वेस्टर्स वही हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। आपको डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि देखो, आपने कभी म्यूचुअल फंड के बारे में जानते होंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों इतना अच्छा रिटर्न दे पाती है, क्यों इतना आगे बढ़ पाती है, उसका एक रीजन है, क्योंकि वो जो फंड होता है, जो पब्लिक से फंड लेती है ना, उस फंड को क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करती है। अब आपके पास सपोज कि अगर कोई एक बिजनेस है या कोई एक दुकान है, उस दुकान से अगर अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो नहीं चल रहा है ना, जैसे किसी वजह से वो नहीं चल रहा है या फिर बंद हो गया, तो आपका बिजनेस में पूरा शट डाउन हो जाएगा, आपकी इनकम शट डाउन हो जाएंगी। तो आपको हमेशा ऐसा चाहिए कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा इस कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करें। आप एक जगह पे कभी पर्टिकुलर एक जगह पे आप इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि मैंने बताया, आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप शेयर्स पे करते हैं, डिवेंचर पे कीजिए, बॉन्ड्स पे कीजिए, जैसे आज बॉन्ड का है टॉपिक तो बॉन्ड पे हम लोग बात करेंगे। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड पे करना है, कोई रियल इस्टेट से अगर उस तरह से सेक्टर है तो उसमें करना है। तो आपके इन्वेस्टमेंट को जितना डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आपने हर सेक्टर पे लगा दिया, तो वो भी एक गलत है। अगर देखो, अगर एक शेयर्स की बात करें, एक नॉर्मल एग्जांपल, किसी के पास अगर शेयर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके पास अगर कभी 1 शेयर या 2 शेयर है तो वो रिस्की है। अगर वो 50, 100, 200 शेयर है तो भी रिस्की है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो आपको कुछ में प्रॉफिट होगा तो कुछ में लॉस भी होता रहेगा, तो इक्विवेलेंट चलता रहेगा, तो आपको कुछ मार्केट से रिटर्न नहीं निकलेगा। तो आपको पहले तो स्टडी करना है, किसी भी जगह पे आप आंख बंद करके तो नहीं कर सकते। तो बॉन्ड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसका नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि बॉन्ड क्या है ना, इसमें रिस्क फ्री है, आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है। रिस्क इसमें भी होता है, उसकी भी हम बात करेंगे कि रिस्क इसमें क्या होता है, बट इसमें अगर मैं बाकी से अगर कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली बहुत कम रिस्क होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो टर्मोलॉजी होता है। एक तो कूपन रेट होता है। कूपन रेट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट रेट, जितना हमने पैसा दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर हमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको हम कहते हैं कूपन रेट। बॉन्ड जब भी हम खरीदने जाते हैं, बॉन्ड कौन कौन खरीदता है, कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के जो बेचने वाले होते हैं, बॉन्ड को जो इश्यू लाते हैं बेसिकली, वो कौन कौन होते हैं। सबसे पहला होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, वो कौन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में से कौन, तो आरबीआई भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट स्टेट, जो लोकल स्टेट होते हैं वो भी हो सकता है, और किसी भी तरह का लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, म्यूनसिपैलिटी है, वो भी करती है, वो भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पब्लिक से पैसे लेती है, तो बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड इशू कर दिए, आपको एक इंटरेस्ट रेट बता दिया और उस हिसाब से आपको पैसे आपको रिटर्न देता जाएगा। देखो एक चीज समझना, आपको ऐसा लगता होगा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए हमें लोन लेना पड़ता है, ये गलत फहमी है आपकी। जितने भी बड़े लोगों को आप देख लो, चाहे वो गवर्नमेंट तक हो, जब उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है ना तो वो लोन लेते हैं। अब लोन को लेने का अलग अलग तरीके होते हैं। हमेशा एक जैसे लोन आपको, जैसे किसी से आप दोस्त से ले लेते हैं, किसी से उधारी ले लेते हैं, आप बैंक से ले लेते हैं, आप लेते हैं ना, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से लोन ही है। तो लोन लेने का अलग अलग होता है। जब बड़े अमाउंट में आपको रिक्वायरमेंट होती है ना, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप नंबर ऑफ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो ज्यादा हों, कम अमाउंट लो तो आप उससे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो बॉन्ड जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड जो होती है, उसमें क्या करती है, जब आरबीआई को रिक्वायरमेंट होती है फंड की, या तो फिर लोकल स्टेट जो होते हैं उनको अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं। तो जो भी पब्लिक पैसा देता है
उसको एक रिटर्न के तौर पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट आपको देती है। ये पहले से आपको डिक्लेयर कर देती है। दो चीजें आपको पहले से पता होगा कि इस बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं, और दूसरा एक चीज पता होगा कि कितने टाइम के लिए ये बॉन्ड ओपन है, मतलब कितने टाइम के लिए ये मेच्योरिटी चलेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तब तक उसके जैसे वो मेच्योर हो जाएगा, आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पे किया था वो पूरा आपको वापस कर दी जाएगी। तो पहला तो ये हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड। इसमें अगर रिस्क की बात करें तो सबसे कम रिस्क होता है। सबसे कम क्यों रिस्क होता है वो आपको भी पता है, गवर्नमेंट है, वो तो पैसे नहीं खाएगी जल्दी, आपके यहाँ पे रिस्क बिल्कुल कम होता है। दूसरा होता है वो होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट जो पब्लिक होती है, मतलब प्राइवेट होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो भी इशू लाती है। ये बहुत सारे कंपनियां हो सकती है, जो कंपनी होती है ये इसको भी पैसे की जरूरत है, तो बॉन्ड के तौर पे ये भी अपना इशू लाती है कि मैं बॉन्ड देना चाहता हूँ। तो आप बॉन्ड परचेज करें तो उसका फिर इंटरेस्ट रेट आपको होता है। रिस्क की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा होता है। किससे? गवर्नमेंट बॉन्ड से। गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो पर इसमें अगर रिटर्न की बात करें तो हो सकता है इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ये भी फर्क पड़ेगा। देखो रिस्क जितना हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो सिर्फ एक चीज नहीं बढ़ सकता आपको अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स है जो आपको बहुत पसंद है, आपने क्या किया, जब सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आपने पढ़ाई को साइड में रखते हुए आपने स्पोर्ट्स को चूज किया। अगर आप स्पोर्ट्स को चूज करते हैं तो आप उसमें अगर सक्सेस हो जाते हैं, आप कोई अच्छे प्लेयर्स बन जाते हैं, आप इंडिया लेवल पे खेल लेते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, इंडिया लेवल पे खेल लेते हैं, उसमें अगर आप अपना एक पोजीशन ले लेते हैं तो फिर तो 100% आपको रिटर्न मिल गया। बट सेम टाइम अगर वो चीज़ नहीं कर पाया और वापस आपको उन्हीं जगह पे जाना है जहाँ पे पढ़ाई करके जाना था, तो आपके लिए तो रिस्क हो जाएगा। देखो हर चीज़ में जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं उसमें रिस्क की अगर बात करूँ तो रिस्क दोनों चीज़ की होती है। आपको रिस्क उस चीज़ का भी होता है कि कितना आपको प्रॉफिट होगा, एट द सेम टाइम आपको लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी होती है। तो ये कम होगा, हम किसी को रोज रिस्क को, हम लॉस को बचा नहीं सकते। हम अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है कि अगर आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमें करना वही, हमें जो हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा हमारे पास नॉलेज होगा हम उतने ज्यादा, देखो अभी तक बॉन्ड हमने परचेज नहीं किया। बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में जो कभी बॉन्ड आपने परचेज नहीं किए होंगे, पर ये वीडियो देखने के बाद शायद आप सर्च करें, अब वहीं पे सर्च करें जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म में जो आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पे भी है, उसी डीमैट अकाउंट में सर्च कीजिए, आपको मिलेगा बॉन्ड का भी सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे बॉन्ड्स आपको इशू होते हैं, वो डेट आपको दिखेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इंटरेस्ट रेट की जगह पे कूपन रेट लिखा रहेगा, मतलब वही है। तो पहला तो मैंने आप लोग बताया कौन सा, गवर्नमेंट बॉन्ड जो आपको गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे आरबीआई या स्टेट लेवल पे। सेकंड होता है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे कि प्राइवेट कंपनियां जो होती है ये लोग भी इशू करते हैं। रिस्क इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, मतलब इसमें कूपन रेट जो रहेगा वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तीसरा होता है वो होता है टैक्स फ्री। टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होता है, मतलब जो आपको टैक्स फ्री का मतलब ये हुआ कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो उस पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, वो जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो PFC करके एक होती है, PFC के बॉन्ड्स होते हैं, NHAI का होता है, इसके जो होते हैं वो टैक्स फ्री रहते हैं। अब ये आपको सर्च करना पड़ेगा। अभी मैं आपको डिटेल में उसे बताऊंगा तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेसिकली आप समझना है कि टैक्स फ्री नाम का भी कोई एक बॉन्ड होता है, जिसमें ये होता है कि अगर उस बॉन्ड को हम परचेज करते हैं तो हमारे पास जो भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के तौर पे जो भी इनकम होती है, उसमें वो बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग होता है और जो सब लोग सुने होंगे, आप लोगों ने सबने सुना होगा, जो भी इस मार्केट में होंगे सबने कभी ना कभी उसका सुना होगा, जिसको हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो मतलब जीरो, कूपन मतलब इंटरेस्ट, और बॉन्ड्स मतलब पता है जहाँ पे उधारी हम लेते हैं, मतलब हम पैसे देते हैं और उसके बदले में कुछ मिलता है। अब जीरो कूपन इसमें क्यों बोले, जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट। अब जीरो इंटरेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ना कभी भी आपको जीरो कूपन पहले बोल दिया इसमें, मतलब कि आपको इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा कौन सा बॉन्ड होगा जो इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, फिर मैं इसको क्यों परचेज करूँ। ये दूसरे तरीके से होता है। ये कैसे होता है, ये सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि इसमें हमेशा ना डिस्काउंटेड रहता है। जब आप बॉन्ड खरीदने जाते हैं ना, तो
तो बॉन्ड का वैल्यू पता रहेगा आपको कि 1,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल कि 1,000 रुपये का बॉन्ड है और ये 1,000 रुपये का बॉन्ड अभी अगर आप परचेस करते हैं इसको, तो ये सिर्फ आपको 800 रुपये मिलेगा। मतलब आपको 200 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट मिला है। ये जीरो कूपन बॉन्ड जितने भी होते हैं ये इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, ये सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट को ही कम कर देता है। जो आप प्रिंसिपल अमाउंट है, एक्चुअल वैल्यू जो उसकी है, उसको वो डिस्काउंट दे देता है। तो आपको सिर्फ ये 800 रुपये में खरीदना है। आप जब भी इसका जब मेच्योरिटी डेट आएगा, आप इसको जब बेचने, जब इसको वापस से आपको मिलेगा, तो प्रिंसिपल के तौर पे आपको कितना मिलेगा, अब आपको 800 रुपये आपने दिया था, ये मिलेगा कब आपको, कितना मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत अच्छा होता है। इसको मतलब आप खरीद सकते हैं, आपको बहुत बार ये मौका मिलता है तो खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब आपको जो मैंने बताने की कोशिश किया वो शायद समझ में आ रहा होगा। जीरो मतलब जीरो, कोई भी 1 रुपया भी नहीं, और कूपन मतलब इंटरेस्ट, और बॉन्ड्स मतलब जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स में हमेशा इसमें क्या होगा, डिस्काउंटेड होगा। किस चीज का डिस्काउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का। जो भी उसका रेट लिखा बताया गया है कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट सपोज कि 1,000 रुपये, वो हमेशा 700, 800, 900 इसी तरह से होगा, कभी भी वो 1,000 रुपये में नहीं होगा। वो हमेशा डिस्काउंटेड रहेगा क्योंकि ये जीरो कूपन है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये 4 तरह का बेसिकली होता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, तीसरा होता है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। टैक्स फ्री बॉन्ड्स का मैंने बताया, जिसमें टैक्स फ्री मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और चौथा जो होता है वो जीरो कूपन बॉन्ड्स होता है। तो ये 4 तरह का जो बॉन्ड्स होता है जिसमें आप अब बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। जो भी इश्यूअर होगा वो आपको प्रॉपर रिटर्न आपको इसमें देगा, जो भी उसने बोला है। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड्स का लेने का फायदे क्या क्या है, क्या फायदा है और क्या नुकसान है। हम दोनों पे बात कर लेते हैं। देखो, नुकसान भी है, रिस्क है। फायदा ये है कि ये सबसे पहले चीज कि ये सबसे कम रिस्क होता है। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो बाकी कंपेरेटिवली ये रिस्क बहुत कम होता है। दूसरा चीज, ये रेगुलर इनकम होता है। ये आपको हमेशा पता रहेगा कि हर साल मुझे इतना मिलेगा, ये रेगुलर इनकम होता है। तीसरा, आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का काम करता है। आपके जो भी पोर्टफोलियो आपने बना रखा है जिस चीज़ के लिए, जैसे आपने अभी चूज किया था कि मैं शेयर रखूंगा, शेयर्स में भी आपने डिसाइड किया कि मैं सेक्टर वाइज रखूंगा, ये सेक्टर है। और दूसरी चीज़, आपने म्यूचुअल फंड आपने सोच लिया, तो आप एक और चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं जिसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए रहते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट है ये। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये अच्छा होता है, ये बेस्ट माना जाता है। अब इसी चीज में हम बात करते हैं कि इसमें रिस्क क्या होता है, जिसकी लिमिटेशंस की बात करें। ये रिस्क क्या होती है, इसमें रिस्क भी होंगे कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिस्क तो होता है, किसी भी चीज में ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होगा। वो रिस्क क्या क्या होता है, सबसे पहली बात इंटरेस्ट रेट, जिसकी मैं बात करूं, कूपन रेट, इसकी रिस्क होती है। अब यार इंटरेस्ट रेट जैसा कि मैंने बताया पहले कि ये तो फिक्स है, फिर ये इंटरेस्ट रेट कैसे यहाँ पे रिस्की कैसे हो जाता है, होता है अगर नया बॉन्ड, जब भी आपने जैसे एक बॉन्ड खरीद रखा है और नया बॉन्ड अगर आपको आता है और वो नया बॉन्ड आपके इंटरेस्ट से बढ़कर अगर आता है, जैसे कि आपका कूपन रेट है फॉर एग्जांपल 7 रुपए का, 7% का है जो कूपन रेट है, और नया बॉन्ड जो आता है वो 10% के हिसाब से आता है, तो यहाँ पर रिस्की है। अब आपका जो बॉन्ड का प्राइस है ना, वो बॉन्ड का वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कहते हैं, वो वैल्यू गिर जाएगा। दूसरा जो होता है क्रेडिट रिस्क, अभी मैं आपको आगे क्लियरिफिकेशन दूंगा कि ये बॉन्ड बढ़ने घटने से इंटरेस्ट रेट से क्या लेना देना, कैसे होता है, ये अभी आपको बात करूंगा। दूसरा होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क ऐसे होता है कि अगर इशूअर जो होता है, जो इशू करके लाया जाए, वो गवर्नमेंट हो या फिर कॉर्पोरेट हो या फिर लोकल कोई भी हो, अगर इशू लाता है और ये डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब आपके रिटर्न नहीं देता है, तो आपका क्रेडिट रिस्क होता है। इसमें थोड़ी सी रिस्की होता है, इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है उसमें कम रिस्क होते हैं। तो क्रेडिट रिस्क तो होता है, इसको मैं ना नहीं कह सकता। तीसरा होता है वो लिक्विडिटी रिस्क। बहुत बार ऐसा होता है कि बॉन्ड इजीली बेचा नहीं जा सकता। बेचने के लिए जाओगे ना तो लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी मतलब आप उसको इजीली बाय सेल कर सकते हो। तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप इजीली बेच नहीं पाओगे, क्योंकि बायर्स नहीं मिलेंगे। जब आप बेचने जाओगे, सेल करने जाओगे, तो बायर्स जल्दी नहीं मिलेंगे। देखो, बायर्स तभी मिलेंगे, ये भी एक ट्रेडिंग के जैसा ही है, आगे अभी हम बात करेंगे। तो मैंने आपको 3 चीजें बताया बेसिकली जो रिस्क होती है। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट का रिस्क होगा, जिसको हम कूपन रेट रिस्क कहते हैं। दूसरा होगा क्रेडिट रिस्क भी इसमें होता है। और तीसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। तो ये 3 तरह का जो होता है ये रिस्क होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो इसमें क्यों इसका नुकसान होता है और ये कैसे होता है।
तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ये आना चाहिए कि क्या अगर ये 3 से 5 साल या 5 साल के लिए मान लेते हैं कि ये बॉन्ड इशू आता है कोई XYZ करके बॉन्ड से जिसकी मेच्योरिटी डेट 5 ईयर्स तक की है, तो क्या ये मुझे 5 साल तक रखना मैंडेटरी है? नहीं, आप रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको बेच सकते हैं। हाँ, पर बेचने का एक शर्त है कि वो बिकना चाहिए। बिकना चाहिए मतलब कोई और सेलर है जो उसको खरीदेगा। तो इसको कहाँ बेच सकते हैं? तो सबसे सिंपल सा चीज़ है, देखो इसके अब वेबसाइट भी होते हैं बहुत सारे। तो सबसे सिंपल पे हम बात करते हैं, जो आपका डीमेट अकाउंट है ना, चाहे वो किसी भी डीमेट अकाउंट हो, चाहे वो जेरोदा हो, एंजल हो, कोई भी तरह किसी भी तरह का है, तो उस डीमेट अकाउंट में आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, आप उसको सेल कर सकते हो। मार्केट का जो मार्केट वैल्यू उसमें रहेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो ऊपर नीचे रहेगा, वो ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो जब आपको प्रॉफिट लगता है कि अभी अच्छा हो रहा है या फिर आपको नीड है कि मुझे इस पैसे को निकालना है, तो आप बेच दो। तो उतने बेच दिया तो अभी क्या होगा, इसकी मेच्योरिटी उतनी ही है। जैसे जो बॉन्ड है ना XYZ करके है जो आज ओपन हुआ है और जिसकी मेच्योरिटी डेट 5 ईयर्स तक है, तो 5 ईयर्स तक ही रहेगी। अब मैंने अभी खरीदा, मुझे 1 महीना हुआ, अब मुझे लग रहा है मुझे नीड है पैसे की, तो मैंने किसी को बेच दिया। तो अभी जो वो है ना वो उनके पास चला गया, पर ये रहेगा 5 साल ही तक। वो जो पर्टिकुलर बॉन्ड्स है वो उसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स तक ही रहेगा। इस बीच में हम जितने चाहें हम खरीदी बिक्री कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको एक चीज बोला था कि इंटरेस्ट रेट अगर नए वाले जो नया बॉन्ड्स आ रहा है उसका इंटरेस्ट रेट अगर हाई होता है तो आपके जो बॉन्ड्स है जो आपने परचेज कर रखा था उसका वैल्यू गिर जाता है। ये आपका रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं कूपन रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क इसको हम कहते हैं जिसका गिर जाता है। क्यों गिर जाता है अब इसको समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया था 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से आपका जो बॉन्ड था वो 7% का था, और अभी जो नया बॉन्ड आ रहा है वो 10% के हिसाब से चल रहा है। तो क्या होगा कि जितने लोग जो न्यू पर्सन है या पुराने हैं वो सभी कौन सा बॉन्ड खरीदेंगे? नए वाले पे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। तो जैसे उसमें सब ज्यादा उसको परचेज करेंगे तो आपका वैल्यू नीचे गिरेगा, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, तो आपको नुकसान होगा वहाँ पे। इसीलिए बोला जाता है जब नया बॉन्ड्स अगर इशू आता है और उसका इंटरेस्ट रेट अगर हाई होता है तो आपके बॉन्ड का वैल्यू नीचे गिर जाता है। उसका सिंपल सा है, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, सेम प्रोडक्ट कोई और बेचने आया और उसका बेनिफिट उसमें ज्यादा दे रहा है तो लोग उसी को परचेज करेंगे। तो जो मेरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। डिमांड सप्लाई की बात होती है यहाँ पे, सिंपल सा चीज होता है। जिसके डिमांड ज्यादा रहेगा उस हिसाब से डिमांड उसी के ज्यादा रहेगा जिसका रिटर्न अच्छा रहेगा। तो पहला तो ये हो गया। अब सेम टाइम पे ये होता है कि अगर कोई नया बॉन्ड आता है और उसका इंटरेस्ट रेट सपोज कि 5% के हिसाब से, तो 5% के हिसाब से तो क्या होगा कि उसके बॉन्ड्स को कम खरीदेंगे लोग, हमारे बॉन्ड्स को ज्यादा खरीदेंगे। तो मेरे बॉन्ड्स का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, तो लोग और ज्यादा परचेज करने के लिए आएंगे। और जब कभी किसी भी बिजनेस में जब बायर्स बहुत ज्यादा जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब बायर्स को डिमांड बढ़ जाए, बायर्स ज्यादा इन्वॉल्व होना मतलब डिमांड हो जाना, तो डिमांड किसी चीज का जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भी कभी डिमांड होगा तो सब डिमांड कब ज्यादा हो जाती है, जब सप्लाई कम होता है, मतलब डिमांड क्वालिटी अच्छी रहेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड जैसे बढ़ेगा तो प्राइस उसका बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ गर्मी के टाइम पे टमाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका रीज़न होता है, एक तो टमाटर का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि गर्मी में ज़्यादा होती नहीं है, और प्रोडक्शन कम होने के बाद उसको क्या होता है, सबको नीड तो है टमाटर की, तो टमाटर अगर सभी लोग खरीदने जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो जिसके पास है उसका प्राइस बढ़ा देगा कि मैं इतने में नहीं बेचूंगा, इतने में बेचूंगा। तो सिंपल सा ये तो एक MBA जब हम करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो हमें डिमांड एंड सप्लाई हमने पढ़ा होगा, उसमें ये चीज़ बताया जाता है। तो सेम इसमें भी होता है, अगर आपके ही बॉन्ड जो आपने परचेज किया है उसी तरीके का बॉन्ड अगर फिर से इशू आता है, वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो आपका जो बॉन्ड है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। आप इसको इसी तरह से अगर वाइस वर्सा भी होता है कि अगर आपका नया बॉन्ड जो है उसका अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपका वैल्यू जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा कीमत में आपको बेच सकते हैं। तो ये दो चीज़ें। हाँ, आप इसको अगर मैं बात करूँ क्या इसको होल्ड मेच्योरिटी तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको करना है तो आप पूरे मेच्योरिटी जितना डेट है वहाँ तक आप किसी को ना बेचें, आप उसको रखे रहें, हर साल का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता जाएगा और मेच्योरिटी होने के बाद आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिलेगा। तो वहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू के साथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा पैसा आपको वसूल हो सकता है, आप रखना चाहें। हाँ, आप ये भी चीज़ें कि मैं सेल कर सकता हूँ क्या बिफोर मेच्योरिटी, हम इसको सेल करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ से करते हैं, NSE BSE के थ्रू कर सकते हैं। आपका जो सबसे अच्छा है जो आपका डीमेट अकाउंट होता है वहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एक चीज़ है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे कि एक 1000 का है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसकी 5 साल की मेच्योरिटी डेट है, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है
7%, हम मान लेते हैं कि 7% के हिसाब से कूपन रेट ये बॉन्ड्स था। हमने 2 साल के बाद इसको देखा कि यार पैसे की ज़रूरत हो रही है, नीड है, और हमने इसको बेचना चाहा, और अब इसकी कीमत कितनी हो रही मार्केट में। अब मार्केट में सपोज मैंने कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में, अभी इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 1050 रुपये। क्या मुझे बेचना चाहिए? अगर मुझे नीड है और मुझे लग रहा है कि सही वैल्यू, तो मुझे बेच सकता हूँ। तो मुझे क्या होगा, 50 रुपये का इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। अब जितना आपने लिया उसके मल्टीपल्स में उसके हमें बेनिफिट मिल जाएगा। अब पर कई बार ऐसा भी होगा कि जब मैंने बताया ना कि जब नया कूपन आता है तो उसका इंटरेस्ट रेट अगर हाई होता है तो आपकी वैल्यू गिर जाती है। तो हो सकता है कि अभी जब आप बेचने जाओगे तो इसकी कीमत सिर्फ 950 रुपये मिलेगी, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो वही लोग बेचते हैं वहाँ पे जिनको ये लगता है कि और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब आगे जाके और इसकी वैल्यू नीचे जाएगी, तो अब वो लोग बेचते हैं। और दूसरा वो जिनको नीड होती है कि मुझे इसको बेचना है, तो वो लोग बेच सकते हैं। तो ये दोनों लोग होते हैं जो इस चीज़ को बेचने के काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो बॉन्ड्स का जनरल रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो वही है, इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेगा तो आपके जो बॉन्ड है उसके वैल्यू गिर जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा, किसकी? न्यू बॉन्ड की, नया बॉन्ड जो होगा उसका इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो ही आपका इंटरेस्ट रेट, तो ही आपका जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू कम होगी, और अगर उसका अगर कम रहेगा तो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात है। तो यहाँ पे मैं बॉन्ड खरीदने बेचने के लिए कहाँ पे आप खरीद सकते हैं, किस जगह पे? तो आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। एनएससी से, ब्रोकर से आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये आप इसको इजीली खरीदने बेचने कर सकते हैं। एक नॉर्मल बताता हूँ, इसमें 2 तरह का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म अगर बॉन्ड्स अगर इशू आती है तो मिनिमम 1 से 3 साल का रहेगा, मिनिमम 1 से 3 साल का तो रहेगा ही। मिनिमम 1 ईयर से नीचे का तो बॉन्ड्स होता ही नहीं है, नहीं इशू आती है जल्दी। तो आपको 1 से 3 इयर्स का आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स रहेगा, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर है तो मिनिमम जो रहेगा वो 5 साल से रहेगा, 5 साल से ज़्यादा रहेगा, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा रहेगा। उसको मेच्योरिटी उसका डेट जो रहेगा वो उतने का रहेगा। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म अगर बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में कम रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म में कम रिस्क होता है, और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म से, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, मतलब रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर रिटर्न की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स रहेगा उसमें रिटर्न कम मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली चाहिए, अगर मैं ज़्यादा दिन तक उसको होल्ड करके रख रहा हूँ तो वो ऑब्वियस है कि मुझे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो और लिक्विडिटी की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म वाला रहेगा, उसमें हाई लिक्विडिटी रहता है, उसमें ईजिली आप बेचा जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है, क्योंकि लोग उसको एज ए ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा कम होता है, कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो ये था बॉन्ड, जिसके बारे में आज तक हम सुनते थे, हमें लगता था कि यार हमें भी पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेसिकली ये बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स को हमने क्या समझा है कि बॉन्ड्स जब भी इशू आती है तो क्या होता है, या तो गवर्नमेंट लाएगी या फिर कोई कॉर्पोरेट लाएगा, या फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स होता है, जीरो कूपन। तो गवर्नमेंट और या कॉर्पोरेट दो ही समझा कि इस तरह के लोग होते हैं, लोकल स्टेट है जो भी है तो उसको गवर्नमेंट ही मान लेता हूँ, और कॉर्पोरेट मतलब जो प्राइवेट है। तो जब भी ये इशू लाते हैं तो आपको क्या होता है, आपको पैसे देने होते हैं, और जब भी आप इसको पैसे देके उस बॉन्ड्स को खरीदते हैं, उसका एक नाम रहेगा, उसको बॉन्ड्स को जब खरीदेंगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ पे नहीं मिल रहा है, जिसको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं, अगर वो इशू है तो वहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड्स रहेगा, वो हमेशा और हमेशा डिस्काउंटेड रहेगा। किस चीज़ का? प्रिंसिपल अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट जो भी उसका रहेगा वो आपको डिस्काउंट में मिलेगा, और जब आप मेच्योरिटी के डेट पे जब आप जाओगे तो आपको फुल प्रिंसिपल मिलेगा। मतलब 1000 रुपये की चीज़ अभी 700 रुपये 800 रुपये मिल रहा है, और जब मेच्योर हो जाएगा वो तो आपको सीधा वो 1000 रुपये मिलेगा। तो जो 200 रुपये का जो अभी डिस्काउंट है वो 200 रुपये आपको बाद में मिल जाएगा। तो एक तरह से मान लेना कि ये आपका प्रॉफिट है। तो ये था हमारा बॉन्ड्स। अब आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट रेट का रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे, जिसको हम टैक्सेबल इनकम जिसको बोलते हैं टैक्स के लिए। तो वो शॉर्ट टर्म अगर रहेगा तो उसका क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म किसको मिलते हैं, मतलब 12 महीने से कम का रहता है उसको शॉर्ट टर्म के मानते हैं, और अगर 12 महीने से ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलता है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये टैक्स वाला अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अगर कमेंट्स करते हैं तो मैं टैक्स के हिसाब से आपको मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे होता है, उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इस बारे में थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा। और अब आप जिसे बॉन्ड्स के कभी होना, जब आप केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं, अब आप डीमैट अकाउंट ओपन करें तो इन चीज़ों को भी सर्च करें कि क्या चीज़ें होता है, कैसे होता है, ये भी क्या फीचर्स है, इसके बारे में जानना है। उससे भागने की जरूरत नहीं है, उसको जानना पड़ेगा। अगर देखो, अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना
तो आपको डाइवर्सिफिकेशन आना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन तभी कर पाओगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होगी। तो प्रोडक्ट के बारे में जानिए, ज़्यादा जितना जानेंगे उतना अच्छा आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये अच्छा वीडियो बना होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।